अब इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। B1 B2 L1 L2 लाइन के एंगल बाइसेक्टर है, बट B1 B2 को मैं यदि एज ए लाइन कंसिडर करूं, इस एंगल को मान लो अल्फा बोलूं, इसको बीटा बोलूं। मैं इसलिए लिखा कि -1 से 1 हो जाए बस, क्योंकि -1 से छोटा होने पे भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की हमें इक्वेशन दे रखी है ना, स्लोप मिल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब मुझे बताओ इन दोनों लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, है ना, एंगल बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना, अच्छे से समझना है आपको ना। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तभी तो एंगल बनेगा, ऐसा तो नहीं कि एक लाइन एंगल बना देगी। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो दो एंगल बनेंगे। यदि वो राइट एंगल पे नहीं है तो एक एंगल एक्यूट एंगल होगा, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा अपने आप। और ऑपोजिट एंगल तो वैसे ही बराबर होंगे ना, वर्टिकली ऑपोजिट। तो दो लाइन मान लो इन जनरल बात करें तो यदि एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में एंगल एक एक्यूट एंगल होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और यदि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो इक्वल एंगल हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तब तो एंगल बाइसेक्टर हमसे पूछेंगे भी नहीं, तब तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन हम निकाल भी सकते हैं। तो दो लाइंस ले ली हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पे दो लाइन बना दी है, L1 और L2। इसका नाम लिख दिया मैंने L1 और इसका नाम लिख दिया L2। ठीक है, इनके बीच में एक एंगल तो ये है और दूसरा एंगल ये है। इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा। ठीक है, अब इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मान लो ये एक्यूट एंगल है तो इस एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर ये हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन जो इन दोनों को बराबरी डिवाइड कर दे। जैसे जितना ये होगा उतना ही पोर्शन ये होगा। ठीक है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर इस ऑब्ट्यूस एंगल को, इसको एक्यूट एंगल माना तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब पूछा जाए कि एंगल बाइसेक्टर मिलेगा कैसे हमें, है ना, किन पॉइंट्स का या किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले लाइंस होती है या कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो देखो, यदि मैं मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो वो हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये पॉइंट मान लो P मान लूँ मैं, तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गए, है ना। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q, PQM और PQN, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। कॉमन साइड, है ना, और क्या दे रखा है, ये एंगल बराबर है। और क्या कंडीशन है इसके अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एक कॉमन साइड होगी, दो एंगल बराबर हो गए ना, ये 90 डिग्री हो गया। एंगल बाइसेक्टर है तो ये साइड बराबर होगी दोनों की, और ये साइड बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। दोनों में से एक कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। यदि ये पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, यदि ये मान के चले हम, तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये कॉमन हो गया, और ये 90 डिग्री, तब तो ये RHS से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यदि हमें बोला है कि एंगल बाइसेक्टर है तो फिर कौन से एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर है वो मिलेंगे कैसे हमें, वो सारे पॉइंट जो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट लिया, वो भी इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ कोई दूसरा पॉइंट लिया, वो भी इन दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो दो लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, उन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही क्या होगा, कलेक्शन ही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, locus of all the points, locus of all the points which are equidistant
equidistance from both lines L1 and L2। L1 और L2 से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का लोकस क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर्स होगा ना, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। ये होगा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, अब लोकस पता लग गया कि लोकस होता है, तो लोकस से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। इस पॉइंट को क्या मान लेंगे? पॉइंट P को H कोमा K मान लेंगे। पॉइंट P को क्या मान लेंगे? H कोमा K। पॉइंट P की L1 से डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस पॉइंट P की किससे होगी? L2 से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो H कोमा K की ये लाइन L1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? A1h प्लस C1 अपॉन, और दीवार खड़ी करनी जरूरी है ना, मोड लगाना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस लिख रहे हैं हम। ये डिस्टेंस तो होगी, इसको मान लो बोल दिया जाए डिस्टेंस D1, और ये डिस्टेंस D2। तो D1 ये होगी, D1 और D2 क्या होगी? बराबर होगी। सेकंड क्या हो जाएगी? A2h प्लस B2k प्लस C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें A1 आ जाएगा, B1 आ जाएगा, इसमें A2 और B2 आ जाएंगे। लिख दिया ना, दोनों की डिस्टेंस बराबर कर दी। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस। H कोमा के तो इन जनरल पॉइंट है ना, यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पे भी हो, वो बदलता रहेगा। ठीक है, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, और H और K को किस में बदल दूं? X और Y में। तो A1x प्लस B1y अपॉन C1 अपॉन रूट A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। प्लस माइनस आएगा मोड हटा के, तो इसका मतलब प्लस साइन लेंगे तो एक बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस साइन लेने से दूसरा बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, पहला बाइसेक्टर को यदि मैं B1 से डिनोट करूँ तो क्या हो जाएगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, प्लस साइन के साथ आ जाएगा। तो आपको इस तरह पे, तो ये इक्वेशंस अजीब सी दिख रही होगी, बट जब हमें A1 B1 C1 पता होंगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइन की इक्वेशन ही मिलेगी अपने को, है ना। पहला पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा नेगेटिव साइन के साथ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन मिल गई अपने को। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है हमसे कि हमें दो लाइंस गिवन है ना, उन दोनों लाइंस के बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालो। तो क्या करोगे? पहली लाइन लिखो अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, सेकेंड लाइन लिखो और उसका जो कोफिशिएंट है A2 और B2 उनका स्क्वायर करके सम करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन का यूज करके दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। तो पहला सवाल तो हमसे यही पूछा जा सकता है, दो लाइन दे रखी हो, उनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। इसके बाद क्या बोला जाए, हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं अपने को कुछ इन्हीं से रिलेटेड ना। एंगल बाइसेक्टर तो निकल गए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करनी है अपने को। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे? सबसे पहला पॉइंट, लाइन L1 और L2 ली हमने, इनके बाइसेक्टर्स क्या मिले? B1 एंड B2 बाइसेक्टर्स मिले, ये B2 हो जाएगा। L1 L2 लाइंस के बाइसेक्टर मिल गए B1 B2। B1 and B2 are the angle bisectors, are the angle bisectors of
line L1 and L2 but not vice versa। क्या मतलब इसका? B1 B2 L1 L2 लाइन के एंगल बाइसेक्टर है, बट B1 B2 को मैं यदि एज ए लाइन कंसिडर करूं तो L1 L2 उसके एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे, है ना। यदि L1 L2 लाइन के लिए B1 B2 एंगल बाइसेक्टर है तो इसका वाइस वर्सा का मतलब क्या है? B1 B2 को एज ए लाइन कंसिडर करूं तो हम L1 L2 को उनके एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, है ना। द एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन B1 एंड B2 इज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, है ना। इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं आपको पहले जो स्टेटमेंट या पहला जो पॉइंट लिखा है उसको कंफर्म कर सकता हूँ कि B1 और B2 के बीच में एंगल कितना है? 90 का, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये। अब B1 B2 को यदि मैं एज ए लाइन कंसिडर कर दूं तो क्या L1 L2 के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है क्या? नहीं है। ये ओनली तभी पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज 90 डिग्री। यदि L1 L2 ही आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके बाइसेक्टर तो वैसे ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो बाइसेक्टर्स को लाइन कंसीडर करें तो L1 L2 फिर से उनके क्या हो जाएंगे? एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों जो बाइसेक्टर्स होते हैं आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट आता है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन लाइन L1 और L2। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। करने दे लाइन ड्रॉ। एक लाइन ड्रॉ की मैंने ना, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और यहाँ से क्या बना? क्या बना? ट्राइंगल बना। ठीक है, अब यदि ये ट्राइंगल आपको बोल दे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, वाह। ये जो ट्राइंगल है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट में ले लेता हूँ Q, इसको A बोल दिया और इसको B बोल दिया। यदि हमें गिवन है कि QAB ट्राइंगल QAB है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, है ना। ये दोनों आपस में एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। इस एंगल को मैं थीटा ले लूँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है अपने को यहाँ पे। तो कब प्रूव हो सकता है? जब ये एंगल थीटा हो जाए, बस ये एंगल थीटा आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। और ये एक तरह से क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल आधा हो जाएगा ना इसका, और ये भी इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस बाइसेक्टर को मैं B1 बोलूँ और इस बाइसेक्टर को B2 बोलूँ, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो AB लाइन B1 Q लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए तो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या मिला अपने को, मतलब इस रिजल्ट से क्या
मतलब सवालों में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला, मान लो कभी ऐसे दे दिया जाए कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक, जिसकी दो लाइंस की इक्वेशन दे दी, जो इक्वल लाइन से उनकी इक्वेशन हमें दे दी है। जो लाइन कौन सी है, क्यू ए और क्यू बी की इक्वेशन हमें दे रखी है, और हमें बोल दिया जाए कि थर्ड लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जो थर्ड लाइन होगी वो पैरेलल किसके होगी, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। जो थर्ड लाइन है वो वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, थर्ड लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, या मान लो हमें इन दोनों में से कोई वर्टिसेस चाहिए तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से फॉर्म किया, लाइन इस तरह से होती, जैसे ये लाइन फॉर्म की तो इसके पैरेलल हो गया, वो लाइन मान लो इस तरह से होती तो इस बाइसेक्टर के पैरेलल हो जाती, तो वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, if a line is drawn, if a line is drawn a line is drawn which intersect the line L1 and L2 such that, या ऐसे लिख सकते हैं, in such a way that in such a way that in such a way that the triangle formed by these lines is isosceles, then line will be parallel to the one of the angle bisectors, one of the angle bisectors of L1 and, ठीक है ना। फीलिंग तो समझ गए होंगे, बाकी स्टेटमेंट आप एक बार देख लेना। एक लाइन मैं मान लो ड्रॉ करूँ जो L1 और L2 को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यदि वो बोल दिया जाए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसको बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या उसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बना तो जो लाइन होगी जो हमने ड्रॉ की है इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली, वो लाइन वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यदि हमें पता नहीं है कि कौन से के पैरेलल होगी तो दो इक्वेशंस निकल जाएगी, है ना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, समझ में आ गया ना, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया क्या, ठीक है। इसके बाद जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हमें मिले उनमें से कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, हमें ये आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, मेथड समझ लो, उसके बाद शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसको आपको यूज़ करना है। मेथड क्या क्या होंगे देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। L1 और L2 इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेते हैं Q, इसका बाइसेक्टर बन गया यहाँ पे B1, इसका बाइसेक्टर बना दिया B2, ठीक है। अब इनमें से एक एक्यूट एंगल होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मेथड 1 क्या है इसको आइडेंटिफाई करने का, किसी भी एक एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट मान लेते हैं P, अल्फा कोमा बीटा। किसी लाइन पे आपको पॉइंट लेट करना हो तो कर सकते हो ना,
x अपनी मर्जी से ले लो और y निकाल दो, तो वो उस लाइन पे पॉइंट हो गया। तो इन दोनों में से किसी भी एक बाइसेक्टर पे हम एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट की L1 से डिस्टेंस निकालेंगे और L2 से डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस कितना है, D2 है। किसी भी एक एंगल बाइसेक्टर पे हमने क्या किया, पॉइंट लेट किया और उस पॉइंट से दोनों लाइंस के बीच, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस निकाल दी। तो ये कैसे हो सकता है, या तो D1 D2 से बड़ा होगा, या D1 D2 से छोटा होगा, या D1 D2 के बराबर होगा। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या इस पॉइंट की? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उल्टा कर दिया ना मैंने इसको। ये तो एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट नहीं मानना, लाइन पे पॉइंट मानना है, सॉरी। ये तो बराबरी होगी। अपने को क्या करना है, लाइन के ऊपर पॉइंट मानना है, पी अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। हाँ, इस लाइन पे ये B1 और B2 है, इस लाइन से, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे D1 और इस लाइन से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो आई मान लो D2। वो तो बराबरी होगी वैसे, एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा। तो लाइन के ऊपर, किसी एक लाइन के ऊपर पॉइंट ले लेंगे, उसकी B1 और B2 एंगल बाइसेक्टर तो हमें मिल जाएंगे ना। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्यूट एंगल होगा और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो दोनों से डिस्टेंस निकाल दी। डिस्टेंसेस तीन तरह से हो सकती है। अब देखो, D1 यदि D2 से ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, D1 बड़ा है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ी है, तो यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, है ना। यदि ये डिस्टेंस बड़ी है तो ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, बोल सकते हैं ऐसा। यदि D1 डिस्टेंस D2 डिस्टेंस से बड़ी है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। इस एंगल को मान लो अल्फा बोलूं, इसको बीटा बोलूं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा से बड़ा हो जाएगा। और पूरा एंगल कितना है, 2 अल्फा, 2 अल्फा 2 बीटा से बड़ा हो गया। तो B1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा वो बाइसेक्टर। दोनों एंगल में एक बड़ा एक छोटा, बड़े वाले को ऑब्ट्यूस बोलेंगे, छोटे वाले को एक्यूट ही बोलेंगे। इक्वल होने पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो D1 D2 की कंडीशन इस फिगर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। D1 यदि D2 से बड़ा है तो जो B1 है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है इन दोनों के बीच में वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर होगा B1। तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। B1 ऑब्ट्यूस एंगल है तो B2 अपने आप क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट हो जाता है, D1 D2 से छोटा आ जाता है। D1 D2 से छोटा आया तो D2 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, बीटा बड़ा हो गया अल्फा से, तो 2 बीटा 2 अल्फा से बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में B2 क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और इस कंडीशन में तो एक्यूट ऑब्ट्यूस कुछ होगा ही नहीं, 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के। समझ में आया कि ये पॉइंट, हमें क्या करना है, पॉइंट लेट कर लेना है किसी एक लाइन पे। आप L1 पे लेट कर लो, चाहे L2 पे ले लो, आपकी मर्जी है। इस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर्स की डिस्टेंस निकालनी है। निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, कोई ज़्यादा टफ काम भी नहीं है ना। जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, जैसे D1 डिस्टेंस, जिस एंगल बाइसेक्टर से डिस्टेंस ज़्यादा आई वो कौन सा बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। D1 बड़ा है तो B1 ऑब्ट्यूस हो जाएगा ना, D1 B1 में माना हमने ना। जिस एंगल बाइसेक्टर से डिस्टेंस ज़्यादा है वो एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये इसका एक मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या, देखो इस एंगल को मैं थीटा ले लूं तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। पूरा एंगल कितना हो गया, tan 2 थीटा, है ना। tan 2 थीटा निकाले, सॉरी tan थीटा की वैल्यू निकाले हम, और वो लेस देन 1 आ जाए, तो थीटा क्या होगा, 45 से छोटा। tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी, मतलब थीटा क्या होगा, 45 से छोटा। तो 2 थीटा क्या होगा, 90 से छोटा। और 2 थीटा 90 से छोटा हुआ तो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, है ना। तो एक लाइन और एक बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकालो आप।
है ना। सेकंड मेथड में क्या कर रहे हैं, फाइंड एंगल बिटवीन वन लाइन एंड वन एंगल बाइसेक्टर। उससे टेन थीटा की वैल्यू आएगी और टेन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है। किससे, उसकी वैल्यू, उसका मोड लेने के बाद वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है। तो जो, हाँ, थीटा मतलब ऐसे आ गया, टेन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, मतलब एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ना, एंगल तो फिर टेन थीटा की वैल्यू आने के बाद फाइंड आउट होता है ना एंगल। तो एक दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं ना। हाँ, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, है ना, एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा। हाँ वही है, इसका मतलब यही है, एंगल फाइंड आउट नहीं करना है, ऐसे बोल देते हैं। चलो इसको ऐसे नहीं लिखते ना, अप्लाई टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 फॉर वन लाइन एंड वन एंगल बाइसेक्टर। वहां से टेन थीटा, उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है, तो इसका मतलब थीटा 45 से छोटा। तो यहाँ पे जिस लाइन और जिस एंगल बाइसेक्टर के बीच में बात की जा रही है, मान लो मैं यहाँ इसके लिए बात कर रहा हूँ L2 और B1, यदि ये थीटा लेस देन 1 आया तो क्या हो जाएगा, B1 कौन सा बाइसेक्टर हो जाएगा, एक्यूट एंगल। और टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो B1 क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। ये सारी कहानी मैं आपको बस बोर करने के लिए समझा रहा हूँ, इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे हम निकालने के लिए, बट मैं बता रहा हूँ कि बस ऐसे ऐसे तरीकों से निकाल सकते हैं, बताई हुई चीज़ तो काम में ही आती है ना। क्या पता भूल जाओ आपने, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जब सेकंड एम मेथड 2 जब हम अप्लाई करते हैं तो M1 और M2 A1 A2 की फॉर्म में आएगा ना, बताओ। मोड टेन थीटा की वैल्यू ले लेंगे अपन। B1 के लिए, हाँ मान लो आपने टेन थीटा की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू आ गई, एक ही तो वैल्यू आएगी, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दो वैल्यू थोड़ी आए, कहाँ प्लस माइनस कहाँ होगा, टेन थीटा की वैल्यू तो मोड होती है ना, जब टेन थीटा दिया हो तो मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, यहाँ तो एक ही वैल्यू आएगी, इसलिए तो मोड लेते हैं। ये मोड इसीलिए लिया जाता है कि जो मिले वो एंगल हमें एक्यूट एंगल ही मिले, इसीलिए किया जाता है। यदि वैल्यू थीटा बड़ा होना होगा तो वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, जैसे 3/2 आ गई तो थीटा 45 से बड़ा होगा, 2 थीटा वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोड वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसलिए लिखा कि -1 से 1 हो जाए बस, क्योंकि -1 से छोटा होने पे भी तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। अब आते हैं जिसको हमें यूज करना है फाइंड आउट करने के लिए, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो दोनों लाइंस है उनके C1 C2 को क्या बना देना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन बना देना है यदि नहीं है तो। जैसे कि मान लो हमारे पास लाइन L1 है 2x + 3y - 5 = 0, L2 है 3x + 2y + 6 = 0। तो L2 में तो C1 पॉजिटिव ही है, इसमें नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -2x - 3y + 5 = 0। ये लाइन L1 अब इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, स्टेप 2 में निकालना है A1 A2 + B1 B2। इसको ऐसे लिख देते हैं, फाइंड A1 A2, फाइंड
A1 A2 प्लस B1 B2 कैसे निकालोगे पता है ना? लाइन से A1 B1 A2 B2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, है ना? जीरो भी हो सकती है क्या? जीरो वाली में तो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो। तो A1 A2 प्लस B1 B2 यदि पॉजिटिव आता है तो क्या होगा? पॉजिटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर है वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। A1 A2 प्लस B1 B2 देखो याद रखना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव के साथ मतलब पॉजिटिव मतलब बड़ा पॉजिटिव साइन और ऑब्ट्यूस एंगल बड़ा एंगल छोटे में से। और इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव आती है, मान लो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन के साथ कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में से एक एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल हो गया तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या समझ पा रहे हो आप? पॉजिटिव एंगल का मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब है यहाँ पे जब हम बाइसेक्टर्स निकाल रहे थे उस टाइम पे देखो हमने एक पॉजिटिव साइन लिया था, एक नेगेटिव साइन यूज किया था। यहाँ पे देख लो ये, तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ जब पॉजिटिव साइन लेके जो एंगल बाइसेक्टर आया होगा ना, वो एंगल क्या होगा? वो एंगल बाइसेक्टर होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। कब? जब A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या हो? पॉजिटिव हो। और फिर जो बाकी बच गया नेगेटिव वाला वो अपने आप क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव साइन वाला क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। और पॉजिटिव साइन वाला क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस के लिए क्या ध्यान रखोगे? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कभी भी चाहिए तो A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। सेम साइन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, ऑपोजिट साइन के साथ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो बस आपको ये यूज करनी है ट्रिक, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट आता कहाँ से? इस मेथड से आता है। इसमें हम A1 A2 B1 B2 का यूज करते हैं, बट हमें उसके अंदर ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। ये काम करना है आपको बस। ये भूल जाओ तो मेथड 1 पे चले जाना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाए किसी भी तरह का तो मेथड 1 पे जाना है आपको सीधा। किसी लाइन पे पॉइंट मान लेना है, उस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर्स की डिस्टेंस निकाल लेनी है। एंगल बाइसेक्टर्स कंटेनिंग ओरिजिन, तो दो लाइंस L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो बाइसेक्टर बनेंगे B1 और B2, है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। लाइन 2 लिख लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब है ये जो रीजन है बाइसेक्टर B1 का है, ये भी रीजन किसका है? बाइसेक्टर B1। मतलब इस रीजन के अंदर कौन सा बाइसेक्टर लाई कर रहा है? B1। इस रीजन में भी कौन सा बाइसेक्टर लाई कर रहा है? B1। इस रीजन में B2 लाई कर रहा है, इस रीजन में B2, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे एंगल बाइसे जो है ओरिजिन लाई कर रहा है,
या तो इस रीजन में होगा या इस रीजन में, दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी, दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो B1 में कंटेन करेगा या B2 बाइसेक्टर वाले रीजन में कंटेन करेगा। एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो B1 वाले रीजन में कंटेन करेगा, ठीक है। तो क्या अब क्या हो गया यहाँ पे, लेट origin contains in B1, ये मान लिया ना हमने, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर B1 कैसे बना था, वो सारे पॉइंट्स जिनकी दोनों लाइन से डिस्टेंस क्या थी, बराबर थी। अब मैं मान लो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ PH, K, ठीक है। इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। हम डिस्टेंस लेते हैं इसलिए मोड लगाते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस ना निकाल के न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो हो सकता है या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जैसे इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस में जो डिस्टेंस होती है उसमें तो मोड लगता है, बट मैं इसकी नॉर्मल वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर मैं मोड को एक बार के लिए हटा दूँ तो इस वैल्यू के आने की पॉसिबिलिटीज तो दो होती है ना, या तो वो पॉजिटिव आई होगी या नेगेटिव आई होगी। फाइनल आंसर तो पॉजिटिव आता है क्योंकि वो डिस्टेंस है ना। तो इस पॉइंट से यहाँ पे मैं m ले लेता हूँ, यहाँ पे n ले लेता हूँ, तो pm एक तरह से ये वैल्यू होगी और pn को मैं बोल सकता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है। इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं O एंड OB है ना। इससे इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इससे इसकी डिस्टेंस निकाले और मोड ना लगाए तो जो भी वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कांस्टेंट पे। किस पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट पे, क्योंकि 0,0 रखेंगे तो x और y का तो कोफिशिएंट कुछ भी हो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, इन दोनों लाइन के कांस्टेंट पे, इसी पे डिपेंड करेगा। तो जैसे मैंने आपको हम इसमें मतलब मेथड में यही लिखते हैं ना कि C1 और C2 को पॉजिटिव बनाना है ना। C1 और C2 को पॉजिटिव बनाने से क्या कंफर्म हो जाएगा, O और OB की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। C1 और C2 को C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाने से जो OA और OB की वैल्यू है वो दोनों ही क्या आएगी, पॉजिटिव, बिना मोड के भी आएगी ना, क्योंकि रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। C1 C2 को यदि हम जो लाइंस है उसमें पॉजिटिव बना देते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि O और OB की जो वैल्यू है विदाउट मोड भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, आएगी ना। अब हमारे पास दो पॉइंट हो गए यहाँ पे, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। दोनों पॉइंट लाइन L1 और लाइन L2 के एक ही साइड लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओरिजिन भी लाइन, ओरिजिन और पॉइंट P दोनों लाइन L2 के इधर है एक साइड, लाइन L1 के इधर है एक साइड है ना। तो इसका मतलब है यदि दो पॉइंट किसी लाइन के रेस्पेक्ट में देखें और वो एक ही साइड लाई करते हैं तो वो दोनों पॉइंट उस लाइन में पुट करवाने के बाद दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यही होता है पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। यदि एक लाइन के एक ही साइड दो पॉइंट लाई कर रहे हैं और ये लाइन L है तो एल पी डॉट एल क्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जब मैं इस लाइन के अंदर ओरिजिन पुट करवा रहा हूँ तो वो तो पॉजिटिव आ ही रहा है क्योंकि हमने C1 और C2 को क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया। और इस पॉइंट को जब मैं इसमें पुट करवा रहा हूँ तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, होना चाहिए ना। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। फिर इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखें, जैसे ये तो इधर आया था ना, PM गलत लिख दिया ना हमने, लाइन 2 वो ले रखी है। चलो इसको M और N को चेंज कर देते हैं, M इधर ले लेते हैं, N उधर ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट P
कि L1 से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस या बात करें तो पॉइंट P को यदि मैं L1 में पुट करवा दूं और ओरिजिन को L1 में पुट करवा दूं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। यही पॉसिबिलिटी है। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने के लिए ये तो हमने पॉजिटिव पहले से ही ले रखे हैं, तो यहाँ पे मुझे जो OM और ON लेना है वो भी क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। OM की जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। ON की जो भी वैल्यू उसका क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। O और OB को पहले से पॉजिटिव बना लिया इसीलिए अब ये भी दोनों क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो इन दोनों की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या होती है? A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू, दो बाइसेक्टर आते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ आता है और एक नेगेटिव साइन के साथ आता है, और हम कौन सा बाइसेक्टर लेंगे? जो पॉजिटिव साइन के साथ आया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? इसीलिए जो हम बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर है B1 वो कौन सा होगा? पॉजिटिव साइन को लेने के बाद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है ना, ये पॉजिटिव ले तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी कौन सी लेंगे? जब दोनों पॉजिटिव होंगे या सेम साइन के होंगे। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आया क्या? ओरिजन और पॉइंट P को हमने कंपेयर किया। पॉइंट P और ओरिजन इस लाइन के भी एक साइड है, इस लाइन के भी एक साइड है। तो O और OB को मैंने पहले से ही पॉजिटिव बना लिया। O और OB पॉजिटिव हो गए तो OM और ON दोनों सेम साइन के होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, तभी जाके OA का OM के साथ प्रोडक्ट PN आएगा क्या? हाँ सॉरी, PM ना OA के साथ PN हो जाएगा और यहाँ पे PM हो जाएगा, PN और PM। O और OB दोनों पॉजिटिव होंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तभी जाके ये दोनों एक साइड होंगे, अदरवाइज नेगेटिव आ गया तो ये पॉइंट इधर है तो ओरिजिन को उधर होना पड़ेगा। OB पॉजिटिव हमने पहले से ही बना लिया है, तो अब PM को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये तो है कॉन्सेप्ट। अब हम यूज क्या करेंगे? रिजल्ट तो यूज करेंगे यदि हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है कंटेनिंग ओरिजिन, तो पहला स्टेप तो क्या करेंगे? मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। C1 और C2 को पॉजिटिव बनाते ही स्टेप 2 में पॉजिटिव साइन will give the required angle bisector। रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर का मतलब कंटेनिंग ओरिजिन, बस, है ना। और नेगेटिव साइन कौन सा देगा? नेगेटिव साइन विल गिव द एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग। ठीक है, क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन की बात। तो दो स्टेप्स फॉलो करने, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद दोनों के पॉजिटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर आएगा वही हमारा क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग एनी पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे C1 C2 को पॉजिटिव बनाने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन होता तो 0,0 पुट करने से x और y के कोफिशिएंट कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम? मान लिया हमारे पास दो लाइन्स है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और लाइन 2 है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसका एंगल बाइसेक्टर है B1 और इसका एंगल बाइसेक्टर है B2।
ठीक है, इसी तरह से इस बार आप B2 में मान सकते हो कि जो पॉइंट P है, अल्फा कोमा बीटा जो भी है, वो B2 के अंदर लाई कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर B2 जिस रीजन में, उस रीजन के अंदर पॉइंट P लाई कर रहा है। तो इस B2 की इक्वेशन निकालनी हो अपने को। जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना था कि ये B1 वाले एंगल बाइसेक्टर वाले रीजन में, तो ये B1 की इक्वेशन आ गई है जो भी आई है। अब इसमें मान लिया कि B2 रीजन के अंदर पॉइंट P लाई कर रहा है, तो अब इसकी इससे डिस्टेंस P पॉइंट इसको ले लिया, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट Q ले लेंगे अपन, H, K। ठीक है, इससे इसकी डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है। इसकी डिस्टेंस मैं R बोल देता हूँ, इसकी S बोल देता हूँ। यहाँ से PA और यहाँ पे PB ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे पॉइंट P है अल्फा कोमा बीटा, तो उसको मैं लाइन L2 के अंदर पुट करवाऊँ, तो वहां से यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, जैसे कि L2P, इसका मतलब क्या है, और L1P। L2P का मतलब क्या, लाइन 2 के अंदर पॉइंट पुट करवा दिया। L1P का मतलब है लाइन 1 के अंदर पॉइंट पुट करवा दिया। डिस्टेंस के अंदर हम रूट भी लिखते हैं नीचे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी है, तो वो यहाँ पे लिखते नहीं है हम, बस इसका साइन देख लेते हैं, जिससे हमारा काम हो जाता है। तो L1P और L2P का मतलब लाइन इस जो है साइन किस किस का आ जाएगा, L2P कहाँ से आ जाएगा, L2P P आ जाएगा, और ये आ जाएगा PP। ठीक है, उसके बाद इसके साइन देखें तो QR और QS, QR और QS। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q लाइन L1 और लाइन L2 के एक ही साइड है कि नहीं है। तो इसका मतलब जो PA की वैल्यू आती है और यहाँ से QR की जो वैल्यू आती है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि पॉइंट P और Q L2 के एक ही साइड होंगे। और इसी तरह से QS और PB की वैल्यू जो भी आएगी, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एक ही साइड होंगे। प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। दोनों पॉजिटिव से भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों नेगेटिव से भी प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लिया कि L1P और L2P का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहला केस ले लिया कि L1P और L2P क्या है, पॉजिटिव है। यदि ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, PA और QR, इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है, तो यदि ये नेगेटिव आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। कहाँ पे, किन दोनों का प्रोडक्ट, L1P और L2P की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट को इधर पुट करवाया, इस पॉइंट को इधर पुट करवाया, दोनों लाइन के अंदर पुट करवाया, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव किस किस तरह से आ सकते हैं, डिस्टेंसेस दोनों पॉजिटिव वहां से भी आ सकता है और दोनों नेगेटिव वहां से भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। और केस 2 क्या बनेगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, नेगेटिव। L1P और L2P का प्रोडक्ट क्या हो, नेगेटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इसमें से एक पॉजिटिव हो, सॉरी इसमें गलत लिख दिया ना मैंने, ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा और इधर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यही तो L1P और L2P है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे तो वो केस बना, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। पॉइंट P एंड पॉइंट Q है वो L1 और L2 के एक ही साइड है ना, एक ही साइड है। तो L1P और L2P की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। किसकी वैल्यू निकालेंगे, L1P और L2P, क्योंकि लाइन L1 और L2 दोनों ही गिवन होगी और पॉइंट अल्फा कोमा बीटा गिवन होगा। सपोज करते हैं कि L1P और L2P दोनों पॉजिटिव आ गए, ये दोनों पॉजिटिव आ गए, तो QR और QS का भी साइन क्या लेना पड़ेगा अपने को, पॉजिटिव।
क्यू आर और क्यू एस का भी साइन क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव साइन वाला मिलेगा। दोनों के पॉजिटिव आने से कौन सा सिंबल मिलेगा, पॉजिटिव सिंबल वाला। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हमने पहले से सपोज किया है, जैसे ओरिजिन वाले में C1 C2 को पॉजिटिव पहले से ही बना लिया था, तो हमें दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट पॉइंट P पुट करने के बाद L1P और L2P का प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो मैंने दो सिचुएशंस बताई थी आपको, L1P और L2P पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइन वाला जो बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा, और वही कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि L1P और L2P का प्रोडक्ट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी कब बन सकती है, जब ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो सकता है, और ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो सकता है। तो आपस में इनका भी सिंबल क्या होना पड़ेगा, ऑपोजिट होना पड़ेगा। तो यहां से बाइसेक्टर कौन सा मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर विद नेगेटिव साइन। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको भी एज ए रिजल्ट लिखें तो क्या लिखना, क्या करना है अपने को एज ए रिजल्ट में, पहला स्टेप 1 में क्या करना है, फाइंड L1P एंड L2P। लाइन 1 और लाइन 2 के अंदर पॉइंट P को पुट करवा देंगे, है ना। स्टेप 2 में इफ L1P डॉट L2P is positive, then positive sign will give the required angle bisector, required angle bisector। ठीक है, और इफ L1P का मल्टीप्लाई L2P के साथ नेगेटिव आ जाता है, देन नेगेटिव साइन विल गिव द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको बताया कि ये रिजल्ट होते हैं उन दोनों के, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, हाँ सोचना, एक बार बैठ के क्लास के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्कस कर लेना। कॉन्सेप्ट यही होता है इसका, इस वजह से हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं ना। तो ओरिजिन कंटेनिंग और किसी भी पॉइंट को कंटेन करने वाला। वैसे अभी तक जेई मेन में मैंने देखा नहीं कि इसके सवाल पूछे जाते हैं, बट जो चीज़ नहीं पूछेगी वो तो पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो एज ए रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है। और एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का रिजल्ट C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ और A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालो। A1 A2 प्लस B1 B2 यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल देगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल। सेम साइन वाले ऑब्ट्यूस होते हैं, ऑपोजिट साइन वाले एक्यूट होते हैं। तो यहाँ से 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद इस तरह का हमने एक सवाल सोल्व किया था ना, क्विकली एक बार वापस से इसका आंसर बता दो, सारे निकाल लो, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। फॉर दी स्ट्रेट लाइन्स 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स ओरिजन एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स -3,4। सबका आंसर आना चाहिए। चलो देखो, आंसर निकाल लिया हो तो कम देख लेना कि सही आया कि नहीं आया। फॉर द स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि एंगल बाइसेक्टर्स निकाल के बताओ कि दो एंगल बाइसेक्टर कौन से होंगे। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने हो तो तब तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट लगता है। 3x प्लस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 6 अपॉन 13 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें
और उसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा यहाँ पे 39, उधर कितना बन जाएगा 60। 39 माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 21। फिर ये 13 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 52। 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25। 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो 27। 13 5 या 65। 65 में से 30 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 95 इज इक्वल टू 0। कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, ये 3 से तो नहीं हो रहा कैंसिल आउट, 7 से भी नहीं हो रहा। नेगेटिव साइन लेंगे तो 65 13 3 या 39 और उसमें क्या प्लस करना है अपने को 60 तो कितना आ जाएगा 99। 99x। फिर 52 में प्लस करना है कितना 25 तो कितना हो जाएगा 77। फिर 65 में माइनस करना है कितना 30 तो कितना हो जाएगा 35। ये दो एंगल बाइसेक्टर्स आ गए। पहला सवाल सोल्व। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बताना है इन दोनों में से, तो क्या निकालना है अपने को, पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 ही रखना है। इसमें हो जाएगा 12x माइनस का माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। A1 A2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 36। B1 B2 कितना आ जाएगा माइनस 20। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ गया लेस देन 0। लेस देन 0 आने से नेगेटिव साइन अपने को क्या देगा ऑब्ट्यूस एंगल, और नेगेटिव साइन के साथ ये आया था तो 99x प्लस 77y प्लस 35 इक्वल टू 0। कौन सा बाइसेक्टर होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो दूसरा वाला अपने आप ही एक्यूट हो जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर -21 प्लस 27y प्लस 95 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। थर्ड वन है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन। तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला C1 C2 को पॉजिटिव बना दिया है ना। C1 C2 को पॉजिटिव बना लिया तो पॉजिटिव साइन अपने को क्या देगा, हमें निकालना पड़ेगा ना अब दोबारा से। तो 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 5y प्लस 6 अपॉन 30। ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, नेगेटिव साइन लेने पे आया था तो इसको दोबारा सोल्व नहीं करना है अपने को। हमें बस ये देख लेना है कि पॉजिटिव सिंबल पे तो ये रहेगा, नेगेटिव पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये एक तरह से कौन सा है ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल की इक्वेशन कौन सी आएगी, तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन पूछा जा सकता है तो कंटेनिंग ओरिजिन वाला निकाल लो तो उसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। कंटेनिंग ओरिजिन विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये सवाल साथ में भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने निकाला तो कौन सा आया था, जो मिला हमें ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये साथ में भी पूछा जा सकता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन करेगा या एक्यूट एंगल। ऐसा भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शंस इस तरह से भी दिए जा सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। फोर्थ वन में L1P और L2P निकालना है अपने को। L1P निकालने का मतलब है इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करवाना है। तो L1P कितना आ जाएगा -9 प्लस 16, -9 प्लस 16 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12, ये आ गई वैल्यू 12। L2P -36 प्लस 20 -22, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन विल गिव दी बाइसेक्टर कंटेनिंग -3,4। और नेगेटिव साइन वाला कौन सा बाइसेक्टर है यही, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर।
समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 4 सवाल पूछे जा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा जैसे छोटे मोटे सवाल तो पूछे जा सकते हैं। एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड दे रखी है ना। तो यहाँ पे एक ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं, नोट करके लिख लो चाहे इसको। बट इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी कि फिर एंगल निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की हमें इक्वेशन दे रखी है ना, और हमें इन सेंटर चाहिए। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। तो इनका क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंगल बाइसेक्टर का। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आप तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट कर लो, क्योंकि तीनों लाइन की इक्वेशन दी होगी तो उनको सोल्व करके वर्टिसेस फाइंड आउट कर लोगे, तब तो हमने जो पहले मेथड पढ़ा था उसको यूज कर सकते हैं, है ना, एंगल बाइसेक्टर के लिए। या इन सेंटर निकालने के लिए फिर तो तीनों वर्टिसेस आके तो साइड्स आ जाएगी ना, साइड्स की लेंथ निकाल लो और फिर फॉर्मूला लगा दो। बट यदि आप तीनों वर्टिसेस नहीं निकालते हो, जैसे कि मान लो जो इक्वेशन है वो अजीब सी दे रखी है, उन तीनों को सोल्व करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट करने में, तीनों वर्टिसेस अजीब से आए तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा अजीब सी आएगी। तो जब आपको तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखी हो किसी ट्राइंगल की, और हमें क्या फाइंड आउट करना हो? इन सेंटर फाइंड आउट करना हो। इन सेंटर फाइंड आउट करना हो तो इन सेंटर होता क्या है? इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, यही होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि ये वर्टेक्स ए बी सी है, तो आप फाइंड आउट करो पहले स्टेप 1 में टेन ए टेन बी। टेन और टेन बी क्यों फाइंड आउट करवा रहा हूँ? इन दोनों के बीच में एंगल यदि एक्यूट एंगल है तो जो बाइसेक्टर लेंगे वो कौन सा लेंगे? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन दे देगा अपने को। और यदि टेन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा एंगल आ जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी ना। तो टेन ए और टेन बी दो ही निकालना है, क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर आ गए तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन सेंटर हो जाएगा। तीनों तो निकालने ही नहीं अपने को, तीनों फाइंड आउट करने होंगे। तो टेन ए टेन बी टेन से निकालें। तो स्टेप 1 में टेन ए और टेन बी फाइंड आउट कर लेंगे। ये किस लिए? कि एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। एक ऑब्ट्यूस आ गया तो फिर आगे निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है ना किसी ट्राइंगल के अंदर। तो मान लो टेन ए निकालो और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, तो बाकी क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो इसमें जितनी कम कैलकुलेशन हो वो करनी है। ऐसा नहीं कि एक निकाल लिया ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, दूसरा निकाल रहे हैं, आएगा तो क्या एक्यूट एंगल ही आएगा वो। और ये निकालने के बाद फिर स्टेप 2 में फाइंड रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये सवाल इजीली सोल्व हो जाएगा। तो आपको फंसाने के लिए वो तीन लाइन की इक्वेशन इस तरह की दे सकते हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थोड़ा ट्रिकी है, और फिर डिस्टेंस निकालो वो ज़्यादा ट्रिकी है। तो जो फॉर्मूला है इन सेंटर का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े। लेस देन 1 वैल्यू आ जाए तो एक्यूट एंगल होगा ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया तो था, ये जैसे लाइन होगी ये, तो ये आगे भी तो चलेगी ये। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा, अच्छा ये वाला एंगल तो पूरा हो जाएगा ना। यस, तो टेन टू थीटा निकलेगा यहाँ से। मतलब वैल्यू तो एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी ना, टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाएगा? मान लो टेन ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? टेन ए की वैल्यू जैसे कि मान लो आ गई 3/4, टेन ए की वैल्यू 3/4 आ गई, तो इसका मतलब जो ए है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से π/2, है ना। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पाई से π/2 में भी हो सकता है पॉजिटिव। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना, पॉजिटिव आ जाए तो थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो हाँ, यहाँ पे तो एंगल π/4 से छोटा हो जाएगा, ये वाला एंगल।
हमें तो पूरा एंगल देखना है ना, ये कौन सा होगा। हाँ, पूरा पाई/4 से छोटा हो जाएगा। हाँ, तो यदि पॉजिटिव आएगा तो पूरा कितना होगा? अच्छा, पाई/2 लिख रहा हूँ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पाई/2 लेंगे ना हम। हाँ, 1 से छोटा है। 3/4 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि मान लो a की वैल्यू आ गई 1 से बड़ी आ गई, 1 से बड़ी जैसे कि 5/2 ले ली, तो है तो पॉजिटिव ना ये। तो इस कंडीशन में ये एंगल हो जाएगा 0 से पाई/4। इस कंडीशन में वैल्यू एंगल क्या हो जाएगा? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है पाई/4 से पाई/2 हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एंगल पाई से लेके कितना हो? 3 पाई/2। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो यदि इक्वेशंस दे रखी है आपको तीनों, तो मुझे लगता है कि जो 10 है और 10 भी निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, जैसे √3 आ गया हो। क्या हुआ? हाँ, ये तो वैसे 180 से बड़ा हो गया ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो वही कंडीशन देखेगी। तो यहाँ से हमें दोनों एंगल पता करने हैं कि एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, और उस हिसाब से फिर बाइसेक्टर निकालेंगे। हम्म, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। नहीं तो फिर वो ये एंगल होगा ना, यदि वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो। हाँ, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा ना फिर वो एंगल। इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल निकाल रहे हैं ना, ये L1 और L2 के बीच का एंगल, एक एंगल ये होगा, दूसरा एंगल ये होगा, है ना, क्योंकि ये लाइन तो आगे तक जा सकती है। एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, टेन थीटा मान लो निकाला, और क्या आ गया जैसे नेगेटिव में? फॉर एग्जाम्पल बताओ, जैसे -2 आ गया, टेन थीटा -2 आ गया ना, तो ये जो वैल्यू है -1 से तो छोटी है ना वैल्यू, -1 से छोटी है, तो -1 पे क्या आता है? -पाई/4 आता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा इस तरह से, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो एंगल बहुत बड़ा हो जाता है, तो पाई/2 से पाई में हो जाएगा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? पाई/2 से पाई में। दो वैल्यू कहाँ आएगी? तो मोड लगता है फिर तो पॉजिटिव ही लेंगे, उसकी नॉर्मल वैल्यू निकाल लेंगे अपन। मोड तो इसलिए लगाते हैं जिससे कि वो एक्यूट एंगल कंसीडर करे, तो दूसरा ऑब्ट्यूस हो जाता है। 10 को सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव आई तो एक्यूट हो गया, नेगेटिव आई तो ऑब्ट्यूस हो गया, इतना सा बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम में आ सकता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया, एंगल बाइसेक्टर का यूज होता है इसके अंदर। अगला सवाल देखो, द टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर गिवन by 7x plus y plus 3 equal to 0 and x minus y minus 5 equal to 0, and its third side passes through the point 5 comma -2, determine the equation of third side। करो सोल्व इसको। देखो इधर, है ना, इस सवाल को बहुत ही इजी तरीके से करना है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाया था एक नोट करके। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि यदि दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइंस, और क्या फॉर्म कर रही है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जो तीसरी साइड है इसकी, वो उस साइड पे एक पॉइंट 5 कोमा -2 है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे B ले लेते हैं। तो यहाँ पे PAB आइसोसेलेस ट्राइंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जो AB लाइन की जो इक्वेशन है, वो इन दोनों लाइन के वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर की क्या होगी? पैरेलल होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, अब कौन से एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी ये तो हम बता नहीं सकते, तो क्या करेंगे? दोनों एंगल बाइसेक्टर निकाल देते हैं। एक केस ले लेंगे कि पहले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल हुई तो दोनों की स्लोप बराबर होगी, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन ये पॉइंट तो है ना हमारे पास, स्लोप मिल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है।
तो क्या निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स निकालेंगे। 7x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 रूट या रूट 50 होगा ना ये, 5√2 इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है यहाँ पे, प्लस माइनस x माइनस वाई माइनस 5 अपॉन √2, ये आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर से √2 से √2 कट गया, पॉजिटिव साइन लें तो ये 7x उधर जाके 5x, 7x में से 5x को माइनस करेंगे तो 2x, y उधर जाके -5y इधर आके +6y, 3 उधर जाके -25 तो इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 28 इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप कितनी आ गई इसकी, माइनस, ठीक है। नेगेटिव साइन लेंगे तो एंगल बाइसेक्टर -5 ये हो जाएगा 12x -5y माइनस माइनस प्लस 5y तो माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस 25 तो माइनस का 22 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है अभी भी ये, 6x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 1/3 ही होगी, ये तो पता ही है, दोनों एंगल बाइसेक्ट एक दूसरे के, अच्छा कितनी होगी, 3 होगी सॉरी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1। तो दूसरे की स्लोप हमें निकालनी नहीं है, यहाँ से ये बता देता हूँ। एक एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, ये वाला स्टेप हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों बाइसेक्टर्स। एक की स्लोप -1/3 है तो दूसरे की 3 हो जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ ए बी 5, -2 से पास कर रही है, तो ये लाइन इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। इस तरह से होगी तो इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल हो जाएगी, तो पॉइंट इधर कहीं होगा। तो हमें ये नहीं पता ना ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इसको पता भी नहीं करना, दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है अपने को। तो इक्वेशन ऑफ ए बी एक तो हो जाएगी y प्लस 2 इक्वल टू -1/3 x माइनस 5 और y प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 5। दो ऑप्शन दे रखे हो तो दोनों, एक दे रखा हो तो कोई भी एक निकाल के बता देंगे, ठीक है। तो ये तरीका लगाना है। अगला सवाल, ये जेई मेन का प्रीवियस ईयर का सवाल है। द साइड्स ऑफ ए रोम्बस ABCD आर पैरेलल टू द लाइंस x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक रोम्बस है हमारे पास, यहाँ से बनाते हैं रोम्बस। ठीक है, एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें बोला है कि इसकी जो साइड्स हैं दो लाइन के पैरेलल है, तो ये रोम्बस भी एक तरह से क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसका नाम दे देते हैं ABC और D, ठीक है। अब हमें बोला है कि एक लाइन तो x माइनस वाई प्लस 2 के पैरेलल है, दूसरी 7x माइनस वाई प्लस 3 के पैरेलल है। तो पैरेलल होगी तो वहां से क्या ले सकते हैं हम यूज में, स्लोप। तो इसकी स्लोप मान लेता हूँ m1, वहां से निकाले तो कितनी आएगी 1, तो इसकी स्लोप भी कितनी होगी 1। दूसरे की स्लोप कितनी हो जाएगी यहाँ से 7, तो इसकी स्लोप भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लिख ली। इफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1,2, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1,2 गिवन है अपने को, एंड द वर्टेक्स ए डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन। वर्टेक्स ए क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन है और किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखेंगे, 0, अल्फा। देन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का मतलब अल्फा की वैल्यू बतानी है अपने को, वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हमें सवाल दे रखा है। तो सवाल को पढ़ के इस तरह से हमें एक रफली डायग्राम बनाना है सबसे पहले, ठीक है।
अब ये एक क्या दे रखा है अपने को, रोम्बस दे रखा है, तो क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ए पॉइंट क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन भी है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। किस टॉपिक के बाद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होता है एंगल बाइसेक्टर का। ये दोनों डायगोनल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो हमें एक आइडिया देते हैं। दो लाइन के, किसी भी दो लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों डायगोनल भी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे ये वाली लाइन, ये जो है स्लोप बराबर है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। ये जो लाइन है इस साइड है, इसके अलोंग है, एक लाइन इसके अलोंग है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ये तो इसकी इक्वेशन लिखी है, और दूसरे की इक्वेशन 7x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू 0। ऐसा कुछ दे रखा है ना अपने को कि द साइड्स ऑफ ए रोम्बस एबीसीडी आर पैरेलल टू दिस लाइन, तो इधर दो पैरेलल लाइंस बना दी। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल और इसके भी पैरेलल है। तो ये कोई दो और लाइंस है ना, जो साइड्स की इक्वेशन नहीं दे रखी अपने को, कोई और दो साइड्स हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, वो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या इन दोनों डायगोनल के पैरेलल होंगे। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके पैरेलल होगा क्या, बस ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका एक एंगल बाइसेक्टर है, वो क्या इस डायगोनल के पैरेलल होगा, होगा ना, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। और ये वाला एंगल बाइसेक्टर इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर से हमें क्या मिल जाएगी, इन दोनों की स्लोप मिल जाएगी, दोनों डायगोनल्स की क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, है ना। एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन लाइंस will be parallel to both diagonals। दोनों डायगोनल्स के पैरेलल का मतलब है ये वाला एंगल बाइसेक्टर इस डायगोनल के पैरेलल हो जाएगा, ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, डायगोनल्स। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। x माइनस वाई प्लस टू अपॉन रूट टू, प्लस माइनस है, एक ही निकाल देते हैं ना प्लस के साथ, दूसरे की स्लोप तो वैसे आ जाएगी। x माइनस वाई प्लस टू अपॉन रूट टू, और यहाँ आ जाएगा 7x माइनस वाई प्लस थ्री अपॉन 5 रूट टू, रूट टू से रूट टू कट गया। 5x माइनस 7x माइनस 2x माइनस 5y प्लस वाई माइनस 4y, और 10, इसका तो वैसे कोई रोल नहीं है यहाँ पे ना, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो इसकी स्लोप कितनी है, -1/2। तो दूसरे वाले की स्लोप क्या हो जाएगी, तो m1 -1/2 है, तो m2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो मैं Q ले लूँ, तो स्लोप ऑफ AQ जो होगी वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगी, है ना। तो स्लोप ऑफ AQ निकालें, स्लोप ऑफ AQ क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा माइनस 2, 0 माइनस -1, तो ये हो जाएगी 2 माइनस अल्फा। 2 माइनस अल्फा यदि 2 के बराबर करें तो अल्फा कितना आ जाएगा, 0, जो हो नहीं सकता,
बोला इन्होंने कि ये पॉइंट ए वो क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन है, इसका देने का यही रीजन था बस। और दूसरा, जब -1/2 पुट करेंगे तो वहां से आंसर क्या आएगा, 5/2। तो ये अच्छा सवाल है जो एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है ना।